हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हनी ट्यूब बुक का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इंग्लिश की बुक है बट जो टॉपिक है वो पूरा हिस्टोरिकल है। इसमें हम 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे देश में जो जो चीज़ें हुई, जो इवेंट्स हुए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश आए, क्या क्या हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हमें बताए गए हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है वो आता है द मार्टियर्स। मार्टियर का मतलब होता है जो शहीद हो जाते हैं, जिनकी देश के लिए लड़ते हुए जान चली जाती है, वो होते हैं मार्टियर्स, शहीद। तो एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ओह माय कंट्रीमैन, लेट योर आइज filled with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs। तो एक फंक्शन है दिल्ली में, उसमें एक लेडी बोल रही हैं कि मेरे कंट्रीमैन, मेरे देश के वासियों, अपनी जो आँखें हैं वो आंसुओं से भर लो। देखिए लता मंगेशकर का सॉन्ग है ना, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो आंसू, है ना, आँखों में भर लो पानी, मतलब ऐसे कुछ है। हाँ, तो ये वही कह रही हैं कि आप अपनी आँखों में पानी को भर लीजिए, टीयर्स को भर लीजिए। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। जो हमारे देश के लोगों ने, मार्टियर्स ने, शहीदों ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, उनको याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। फिर आगे पूरी जो याद, किस तरीके से जो बलिदान दिया है उन लोगों ने, उसको हम याद कर रहे हैं। हम टाइमलाइन के फॉर्म में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। तो कंपनीज कॉन्क्वेस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप हिस्ट्री में भी ये पूरा पूरा पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से गोरे अंग्रेज़ जो हैं वो हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश पे कब्ज़ा किया। तो उसी टाइप का ही बिल्कुल ये पूरा हमारा चैप्टर है। With its superior weapons, British East India Company was extending its power in 18th century। तो ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज़ थे, उनके वेपन्स, उनके जो हथियार थे वो काफ़ी इंडिया के लोगों से सुपीरियर थे, ज़्यादा अच्छे थे। तो इस वजह से वो पूरे 18th सेंचुरी, आज क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, आज से 300 साल पहले वो लोग हमारे देश में, 250-300 साल पहले हमारे देश में आए थे और अपना जो राज है वो स्थापित किया था। तो अगर हम 1765 का देखें मैप, तो देखिए येलो वाला जो है वो इंडिया के प्रिंसेस थे, मतलब इंडिया के राजा थे, और बाकी ब्रिटिश टेरिटरी जो थी वो पिंक वाले में हुआ करती थी, तब बहुत कम थी, उड़ीसा बंगाल वाले रीजन में ही फैली हुई थी 1765 में। फिर लोगों के डिस्कशंस चल रहे हैं कि इंडियन प्रिंसेस जो हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं। शॉर्ट साइटेड का मतलब है वो दूर की नहीं सोचते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शायद कब्जा कर ले। तो यही है, द अपस्टार्ट राजापा call the English merchants, they will help me to defeat him। The people had no peace due to such constant fights। तो इंडियन प्रिंसेस क्या थे, फार साइडेड नहीं थे, दूर की नहीं सोचते थे, वो एक दूसरे से आपस में ही लड़ते रहते थे और कंपनी की भी मदद लेते थे, मतलब अंग्रेज़ों की, गोरों की मदद लेते थे एक दूसरे राजा को हराने के लिए। अब लोग जो थे वो बिल्कुल भी पीस में नहीं थे, शांति में नहीं थे। ये देखिए एरो करके जो है ये तो डायलॉग्स हैं, और जो बॉक्सेस में ऊपर ऊपर नीचे जो बताए गए हैं ये बातें बताई गई हैं हमें क्या चल रहा है। लोगों को बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि कांस्टेंट लड़ाइयाँ होती रहती थी, लगातार जंग चलती रहती थी और शांति नहीं रहती थी राज्यों में, राजा आपस में लड़ते रहते थे। फिर जो राइवलरीज थी, मतलब ये जो दुश्मनी थी अलग अलग राजाओं के बीच में, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, इसको बड़ा फ़ायदा हुआ। कैसे, ये राजा आपस में लड़ लड़ के कमज़ोर होते गए, और फिर जब जो राजा कमज़ोर हो जाता, ये ब्रिटिश उस पर अटैक करके उसको हरा देते और उसका राज्य जो है अपने कब्जे में कर लेते। ऐसे ये लोग किया करते थे। मगर कुछ फार सीइंग रूलर्स भी थे, जैसे कि ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। इन्होंने मैसूर के जो ये सुल्तान थे, टीपू सुल्तान, मैसूर वाले रीजन के, इन्होंने काफ़ी ब्रेवली और काफ़ी बिल्कुल हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि इन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज़ सही नहीं है। फिर अब लोगों के बीच के डायलॉग्स हैं, ये बोलते हैं, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय थग्स। तो अब कहते हैं, क्योंकि ये वाले जो है ना, देखिए हाउ इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश जो है वो जीतते जा रहे थे अलग अलग एरियाज़ को, तो लोग कैसे इन पर रिएक्ट कर रहे थे हमारे देश के, वो हमें बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है भाई, देश में जो है शांति रहेगी, ये जो लूट पाट मची रहती है थग्स के द्वारा, थग्स मतलब जो लुटेरे होते हैं, वो लोग लूट पाट करते रहते हैं, वो सब नहीं होगा। दूसरा कहता है
कि जो भगवान है ना उन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा है, और तीसरा कहता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ लिंक है, जुड़ी हुई है। ये कुछ लोग जो मान रहे थे कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, अब कुछ लोग जो मान रहे थे सही नहीं है। कुछ लोग मान रहे थे कि वाइट मैन जो है उन्होंने किल किया, मार डाला, डीथ्रोन करा, मतलब हमारे राजा को गद्दी से हटा दिया। डीथ्रोन करने का मतलब होता है राजा को गद्दी से हटा देना। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ किंग तो अच्छे नहीं थे, बुरा करते थे लोगों के साथ, मगर हमारे देश के तो थे। ये गोरे तो हमारे देश के भी नहीं हैं, और इन गोरों ने हमारे देश को क्या है, अपना गुलाम बना दिया है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, फॉरेनर मतलब जो दूसरे देश से आए हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि हम दूसरे देश के लोगों के गुलाम बन गए हैं। अब बात आती है ब्रिटिश रूल की। इससे पहले वो हरा रहे थे इस वाले पार्ट में। ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है 1757 से 1849 का, इसमें लड़ाइयाँ चल रही थी। अब ब्रिटिश रूल स्थापित सा होने लगा है। 1765 से 1836 वाला टाइम। अब रिलीजियस लीडर्स की बात कर रही है, जो ये धर्म गुरु होते हैं ना, पंडित मौलवी, इन लोगों की बात। ये क्या कहते थे? ये कहते थे रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धर्म गुरु थे वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, तुम मेरे से नीचे हो, वो धर्म मतलब ये कास्ट अच्छी है, ये कास्ट नीची है, ये सब अनटचेबिलिटी को प्रीच करने वाले लोग, बढ़ावा देने वाले। और चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह को ये बढ़ावा दिया करते थे। तो ये लोग क्या बोलते थे? अब देखिए डायलॉग है, एनी वन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। कोई भी इंसान जो समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा ये लोग लोगों को बताया करते थे, पढ़ाया करते थे। महान रिलीजियस लीडर्स, क्या कह सकते हैं इनका, छोड़िए। हाँ, फिर दूसरे लोग बोलते थे ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। कुछ रिलीजियस लीडर कहते थे कि औरतें जो हैं वही कारण हैं, जितनी भी मिजरी, जितनी भी दुख हैं दुनिया में, उनका कारण औरतें हैं। अब पता नहीं इनको पैदा किसने किया होगा, वो तो इनसे जाके पूछा जाए। हाँ, तो आगे है द ट्रूथ। अब डायलॉग पढ़ेंगे, उससे पहले हम आगे की स्टोरी क्या है वो बताते हैं इसमें। ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। अब सच्चाई क्या थी कि इंडियंस ने एक तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज़ कर दिया था, मतलब आगे पीछे घूमते रहते थे ब्रिटिशर्स के, ये वाली चीज़। ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं इस बारे में? नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। दूसरा बोलता है, एक तो बोलता है कि जो नेटिव्स हैं वो अनवर्दी हैं ट्रस्ट के, मतलब भरोसे के लायक नहीं है। ब्रिटिशर्स बोलते थे जो इंडिया के लोग हैं वो भरोसे के लायक नहीं है, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट है, नहीं है भरोसे के लायक, और ऑनेस्ट भी नहीं है ये लोग, वो भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है। दूसरा पीछे से इंडियन का इंसान बोलता है, ये देखिए जो डायलॉग बन रहा है ये वाला यहाँ पे ना, बोल रहा है कि नहीं भाई मैं ऑनेस्ट हूँ। फिर अब आगे बताते हैं, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अमेंडन देयर फील्ड। ब्रिटिशर्स जब आए इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब टैक्सेस लगा दिए। अब लोग क्या है, अब लोगों की अपनी ज़मीन भी इनके टैक्स पे करने के चक्कर में अपनी ज़मीन से हाथ धोते जा रहे हैं लोग, हमारे देश के जो फार्मर्स हैं। और अगर और इतना ज़्यादा कर हुआ करता था, ये लोग कहते थे ब्रिटिशर्स तुम नहीं अदा करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं थे, और फिर भी ये लोग कर लिया करते थे उनसे, ब्रिटिशर्स, हमारे देश के गरीब किसानों से। फिर क्या है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। कर अदा करते थे और उन्होंने और मेथड्स बना लिए कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि जो ब्रिटेन से जो सामान आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारे देश के लोग टैक्स भरेंगे, मगर ब्रिटेन का जो सामान हमारे देश में बेचने के लिए आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? सामान सस्ता होगा। सामान सस्ता होगा तो हमारे देश के लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और पैसे कहाँ जाएंगे? जिस देश का सामान होता है पैसा वहाँ जाता है। सामान कहाँ था? ब्रिटेन का था सामान, वो व्यापारी थे, व्यापारी पैसा कमा के ले गया, तो हमारे देश का पैसा निकल करके कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में जा रहा था। यही इनका काम था। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी उन पर टैक्स लगाए जाते थे, तो उनका सामान महंगा हो जाता था, लोग खरीद नहीं पाते थे, तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का सामान नहीं बिकता था और वो ख़त्म होने लगी। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने क्या किया? देखिए, इनएविटेबली फेमीन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। फेमीन का मतलब होता है भुखमरी। तो 1822 से 1836 आप समझ लीजिए लगभग 15 साल का एक टाइम था, जिसमें 15 लाख लोगों से ज़्यादा की भी डेथ हो गई। लगभग 15 लाख लोग मर गए
भूख के कारण। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मौत हो जाना। हाँ, तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने जो हमारे देश के आर्टिस्ट थे, बिजनेस थे, जो कारीगर हुआ करते थे, उनको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा गरीबी और भुखमरी आ गई थी। जिस देश को पहले कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश में इतना लूटा इन लोगों ने। अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की, जो जिनका टाइम पीरियड था पूरा जिसमें वो एक्टिव थे 1772 से 1833 तक। राजा राम मोहन रॉय एक लर्नेड आदमी थे, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, जो कि बंगाल के थे। और वो ये समझते थे कि हमारे देश में काफ़ी सारी कुकृतियाँ हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है। हमारा देश एंशिएंट है, पुराना है, बहुत अचीवमेंट की हैं, और भी ज़्यादा हम लोग चीज़ें हासिल कर सकते हैं, मगर हमारे देश में सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, जो हमारे देश को बर्बाद किए जा रहा है। वो अट्रैक्टेड थे राजा राम मोहन रॉय साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से। जो नई साइंस है, ब्रिटिशर्स जो नई साइंस लेके आए थे, उनको लगता था कि हमारे देश के लोग भी इन्वेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और वो उनका मानना था नॉलेज जो है, ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो हमें सामने से दिखे, और साइंटिफिक होना चाहिए, जिसको प्रूफ किया जा सके, सिर्फ बातों बातों में ही ना हो। उन्होंने अपना एक अखबार स्टार्ट किया, मगर ब्रिटिशर्स को लगा सस्पिशियस हो गए, शक हो गया उन्हें, और उन्होंने इनका अखबार 1823 तक आते आते बंद करवा दिया। राजा राम मोहन रॉय की वाइफ का नाम था उमा। वो उनसे कहते थे, समझाते थे उन्हें कि जो गाय हैं उनका रंग अलग अलग हो सकता है, मगर दूध का रंग तो एक ही होता है। ऐसे ही जो रिलीजन के टीचर्स होते हैं, वो अलग अलग ओपिनियन हो सकती हैं, उनकी राय अलग हो सकती है, मगर सबका जो एसेंस है, सबका मतलब जो फाइनल निकल के आता है, वो एक ही होता है। मतलब कोई धर्म खराब नहीं है, हर धर्म की अच्छी बातें हमें एब्जॉर्ब करनी चाहिए, लेनी चाहिए। पहले क्या होता था, समुद्र पार करना तो धर्म भ्रष्ट हो जाना होता था। फिर भी राजा राम मोहन रॉय ने समुद्र पार किया और ये ब्रिटेन गए, और वहाँ जा कर के इन्होंने बोला कि आप हमारे रूलर्स हैं, ब्रिटेन हमारे देश पे शासन करता है, हम आपके सब्जेक्ट हैं, हम आपके वो जैसे होता है ना राजा और प्रजा, हम आपकी प्रजा हैं, प्रजा का देखभाल करना राजा का काम होता है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने वहाँ पर जा कर के बोली, उनको समझाने के लिए ब्रिटिशर्स को कि वो कितना गलत कर रहे हैं हमारे देश के साथ। अब आता है टाइम ऑपरेशन वाला। मगर जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपना ऑपरेशन, अपना जो दबाव लोगों के साथ बुरा करना, वो जारी रखा। 1818 में इन्होंने 3 रेगुलेशन एक्ट्स पास किए, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी जेल में डाला जा सकता था बिना कोर्ट में ले जाए। कोर्ट में आपको कहने का आपने क्या गलत किया क्या नहीं किया कोई हक नहीं दिया जाएगा, और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा लॉज ये 1833 के वाले जो 1818 वाले टाइम में लेके आए। सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा सैलरीज दी जाती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए। सारा पैसा ब्रिटेन ही तो भेजा जा रहा था, वो पैसे अमीर हो रहा था ब्रिटेन, और हमारा देश गरीब हो रहा था। 1829 में ब्रिटेन जो है वो 7 करोड़ का जो व्यापार है हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा था। इतना ज़्यादा सामान, इतना ज़्यादा पैसा वो हमारे देश से कमा रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था सामान को, गुड्स को। गुड्स का मतलब होता है सामान, एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी, जैसे ब्रिटेन है, वहाँ से सामान बन के हमारे देश में आके बेचा जा रहा था, तो मुनाफा कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में। तो इस तरीके से हमारे देश को वो बर्बाद कर रहे थे। ब्रिटिश जो है वो प्रॉस्पर हो रहे थे, उनकी जो लूट मची हुई थी हमारे देश में, और इंडियन इंडस्ट्रीज ख़त्म होती जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक ने रिपोर्ट किया कि बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब जो एक तरीके से उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, वो बन चुके हैं, और वो क्या है, कॉटन उगा रहे हैं, वो कपास की खेती कर रहे हैं, और वो कपास जो है वो रॉ ब्रिटेन में जा रहा है, सस्ते में ब्रिटेन पहुंच जाता है वो बहुत, और महंगा होकर के कपड़ा बन के दोबारा इंडिया में आता है और उसे बेचा जाता है। तो मुनाफा कहाँ जाता है, ब्रिटेन में। अब आता है पार्ट डिससेटिस्फेक्शन का, 1835 से 56। इंडिया में जो एजुकेशन थी वो पर्शियन या फिर संस्कृत में हुआ करती थी। 1835 में इंग्लिशमैन थे मकॉले, उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश में पढ़ाएं, ये पर्शियन संस्कृत किसी काम की नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इंग्लिश में हम पढ़ाएंगे तो जो क्लर्क टाइप वाली जॉब होती है वो हम इन लोगों से करवा देंगे, इंडिया के लोगों से, और ऐसी एक नई जनरेशन बन जाएगी। हम इन्हें इंग्लिश में पढ़ाएंगे, इंग्लिश तौर तरीके सिखाएंगे, तो हमारा जो सामान है, सामान की जो हमारी खपत है इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। हम ये जो है
दिखने में तो इंडियन होंगे मगर इनकी सोच ब्रिटिश जैसी होगी, तो हमारे शासन को ये लोग वो भी नहीं करेंगे खिलाफ कि भाई आप गलत कर रहे हैं, तो हमें इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए। फिर हमारे देश के लोग भी कहने लगे कि हमें अपने भाई बहनों को एजुकेट करना चाहिए। हमारी मटेरियल कंडीशन, मालिया हालत, पैसे की हालत बहुत ख़राब थी हमारे देश की उस टाइम, क्योंकि ब्रिटिश सब ले जाते थे, वो ख़राब हो गई है, तो मतलब पढ़ाना लिखाना चाहिए। फिर ये भी कहते थे कि हमें अपनी ग्रेवियांसेस का मतलब होता है जो हमारी दिक्कत परेशानियां हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बतानी चाहिए। इन्हें लगता था पढ़ेंगे लिखेंगे और नवाब बन जाएंगे भैया ना। तो मतलब ये था कि हम पढ़ना लिखना चाहिए, हमारे देश के लोग समझते थे, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो ठीक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हमें। अब अगर बात आई 1856 की, तो इंडिया का देखिए कितना बड़ा पार्ट, पिंक वाला पार्ट जो है इंडिया का, वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। ब्रिटिशर्स ने पढ़ाना का तो सोचा मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इंडियंस क्या कर रहे हैं और कोई उनकी ज़िंदगी सही हो रही है या नहीं। किंग्स जो है वो पपेट, बिल्कुल कठपुतली बन गए थे, किसकी, उनकी, ब्रिटिशर्स की। किंग्स जो थे हमारे देश के राजा, बिल्कुल उनकी कठपुतली बन गए थे। लोगों की जो जॉब्स हैं, नौकरियां जा रही थी, उनकी ज़मीन जा रही थी, कन्वर्ट किया जा रहा था, हिंदू या मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। और लोग क्या हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं, हम निकाल देंगे ब्रिटिशर्स को, मगर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है उनको बाहर निकालने के लिए। अब आता है द स्पार्क्स 1855 से 57 में। अब टैक्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, इससे पीजेंट्स जो हैं वो परेशान हो गए थे। बंगाल में संथल वाला जो संथल्स थे, ट्राइबल रीजन था, उनको अपने लैंड से, उनकी ज़मीन से बाहर निकाला जा रहा था। 1855 में रिबेलियन हुआ, इनके खिलाफ विद्रोह हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैसाकर किया गया यूरोपियंस को और उनके सपोर्टर्स को। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, दंगे से हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, जो हमारे देश के लोग, अत्याचार हो रहा था ना हमारे देश के लोगों पे, उनकी ज़मीनें छीन ली जा रही थी, टैक्स लिया जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आंदोलन कर दिया और काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुई उसमें। डिस्कंटेंट जो है वो बढ़ने लगा था आर्मी में भी, क्योंकि इनकी आर्मी में भी हमारे देश के लोग जो हैं वो सर्व करते थे ना, काम करते थे। तो हमारे देश के जो लोग थे, सोल्जर्स थे, उनको बहुत ही कम मतलब पेंशन सैलरी दी जाती थी। और जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो जो आर्मी में सर्व करते थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। और हमारे देश के लोगों को प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था। अंग्रेज़ कहते थे सी क्रॉस करके दूसरे देशों में जाके भी लड़ना पड़ेगा, मगर सी क्रॉस करना, समुद्र पार करना तो धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। तो लोग कहते थे हम अपने ये टोपी वाले जो हैं आए हैं ब्रिटेन वाले, इनके कहने पे हम अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करने लगे, हम अपने एज ओल्ड कस्टम्स, पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको कैसे हम लोग बर्बाद कर दें। फिर बात आती है हमें, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज़, हमें इन अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे जो थे उन्होंने अटैक कर दिया था अपने एक ऑफिसर पे, और इस वजह से मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको फांसी से लटका दिया गया था। कुछ इंग्लिशमैन जो हैं वो केयर करते थे कस्टम्स के बारे में लोगों के। अब क्या हुआ कि इनको पता लगा हमारे देश के सिपाहियों को कि जो ये लोग बंदूक चलाते हैं, पहले क्या होता था, बंदूक की जो बुलेट होती थी उसको अपने मुंह से ग्रीस सा लगा होता था, वो हटाना पड़ता था मुंह से, फिर बंदूक के अंदर गोली डाली जाती थी, फिर चलाई जाती थी। तो ये बात फैली कि उस ग्रीस जो बनती थी वो काऊ के, गाय के और सुअर के मांस से बनती थी। काऊ और पिग के जो वो होते हैं ना मांस, उनकी स्किन से बनाई जाती है। अब काऊ तो हिंदूज़ का बहुत ज़्यादा वो है, पवित्र चीज़ है, और जो पिग है वो अच्छा नहीं मानते, मुसलमान उसको नहीं खाते हैं। तो दोनों के लिए, दोनों का धर्म भ्रष्ट होने वाली बात हुई। तो दोनों ही सिपाहियों ने कहा, दोनों धर्म के, कि भाई हम काम नहीं करेंगे और हमें डिसीव किया गया है वाइट मैन के द्वारा, धोखा दिया गया है, और अब हम इनके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ देंगे। फिर 1000 ऑफ सिपाहीज, बहुत सारे जो सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उन्होंने अपनी मतलब ऑफिसर्स पे ही अटैक करना शुरू कर दिया। फिर इन लोगों ने soon chapatis were sent from villages to village to tell people that their emperor would want their service। फिर रोटियां पास की जाने लगी अलग अलग गाँव में, और ये बोल करके कि आपके जो राजा हैं आपके साथ की उन्हें ज़रूरत है। फिर सारे के सारे जो गांव वाले लोग हैं वो भी तैयार हो गए अपने राजा की हेल्प करने के लिए। राजा कौन था, बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल एम्परर। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ सब इकट्ठा हो गए। हिंदुओं ने क्या किया, लोटस जो है कमल का फूल ट्रांसपोर्ट किया, पास किया कि भाई हम रिवोल्ट करने वाले हैं, हम सब साथ हैं, और
मासेस गिव हेल्प, जो लोग हैं वो मदद करेंगे। जो पेट्रियट्स हैं, पेट्रियट कौन होते हैं? जो अपने देश के लिए लड़ाई करते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो होते हैं पेट्रियट। तो पेट्रियट्स की मदद करेंगे। लोग भी तैयार हो गए, सिपाही भी तैयार हो गए। अब हो गया रिवोल्ट 1857 का। वायलेंट आउटब्रेक हुआ मेरठ में, मतलब लड़ाई छिड़ गई। हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब खुला मोर्चा खोल दिया और मारकाट स्टार्ट हो गई इनके खिलाफ। फिर क्या हुआ? सिपाही दिल्ली की तरफ बढ़े। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, बहादुर शाह को अपना राजा घोषित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, रिबेलियन जो था, ये जो मोर्चा खोला था लड़ाई का, वो जगह जगह फैलने लगा। काफ़ी सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे had lost their land because of British policies, they were so, बहुत सारे लैंडलॉर्ड, ज़मींदारों की जो ज़मीन है वो ले ली थी वापस अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो कर नहीं अदा कर पाए थे। उन वो भी बड़ा नाराज़ थे ब्रिटिशर्स से। तो वाइट मैन के खिलाफ वो सब भी क्या है, इकट्ठा हो गए लड़ने के लिए। वाइट मैन मतलब ब्रिटिशर्स। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। काफ़ी और भी रूलर्स, पहले तो सिपाही जो थे, सिपाही बोलते थे ये लोग ब्रिटिशर्स सिपाहियों को, वो लड़ने के लिए तैयार हुए थे। फिर काफ़ी सारे राजा महाराजा भी, जैसे कि लखनऊ की बेगम हज़रत महल, वो भी काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई थी ब्रिटिशर्स से। उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी किंगडम जो है वापस ले लूँगी इन गोरे लोगों से। इन्होंने भी अपसर्च को ज्वाइन कर लिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। पॉपुलर लीडर्स जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, इन्होंने भी कहा हम सब इकट्ठे होंगे, अंग्रेज़ हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे अपना देश वापस ले लेंगे। फिर अज़ीमुल्ला खान ने तात्या तोपे से कहा कि पेशवा नाना साहेब के तौर पर के बिहाफ में आप जो है हमारे जो इंडिपेंडेंस की वॉर है, आज़ादी की लड़ाई है, उसमें आप आगे बढ़िए। जो पेट्रियट्स हैं, जो देशभक्त हैं, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में, और हम भी यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। 80 ईयर्स के कुंवर सिंह थे जो बिहार के थे। उनको जो है उनके हार्ट में उनके वेस्ट में बुलेट लगी थी और फिर उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने लास्ट में बोला था, मदर गंगा दिस इज़ माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, मतलब ये मेरी आखिरी आहुति है आपके लिए। तो जो पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 तक वाला जो पार्ट था, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग से, जब से ब्रिटिशर्स आए और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वहाँ तक हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।